जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर कल वाले लेक्चर ही का एक तसलसल है। कल हमने देखा था एसी सर्किट्स क्या होते हैं और उनके मेन फीचर्स जो थे उनको कैलकुलेट किया था। उसके बाद मैंने कल आपसे कहा था कि आगे हमने देखना है कि करंट का बिहेवियर रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में कैसे होता है अगर करंट आपके पास एसी करंट हो। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। नीचे देखें तो एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आपके पास एक रेजिस्टर है और उसके साथ हमने एक एसी सोर्स लगाया। तो अब देखते हैं कि इस एसी सोर्स से जो करंट जाएगा, एसी करंट जब रेजिस्टर में से गुजरेगा तो क्या बिहेवियर होगा उसका, वो कैसे बिहेव करेगा। तो अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है जो कल हमने देखी थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो होगी थ्रू इक्वेशन 1 V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम डिवाइडिंग बोथ साइड विद आर। अब इस तरह करते हैं कि दोनों साइड को आर पे डिवाइड कर देते हैं। आर को डिवाइड करने से V बाई आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि V और R के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा करंट के बराबर है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को कल के लेक्चर में हमने सेपरेटली भी देखा था कि V इक्वल्स वी नॉट I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। आज अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू करंट। तो अगर आपके पास सर्किट के अंदर सिंपल सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो अपोजिशन टू करंट V बाई आई होगी और V बाई आई R के बराबर होता है। तो इस रेजिस्टेंस का जो सर्किट है इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये सोलो अपोजिशन शो करेगा करंट के लिए। इन रेजिस्टेंस सर्किट इट इज़ R सेम हियर। जैसे कि आपके पास डीसी सर्किट्स में R होता है, R का बिहेवियर यहाँ भी तकरीबन उसी तरह ही है। अब इसके बाद जो मेन और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है दैट इज़ फेज़ डिफरेंस। अब फेज़ डिफरेंस के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हमने ऊपर देखी हैं जिसमें V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो एंगल है साइन के साथ ओमेगा टी और करंट वाली इक्वेशन में जो साइन का एंगल है वो है ओमेगा टी। दोनों का एंगल ओमेगा टी है, दोनों की फेज़ ओमेगा टी है, तो डिफरेंस एज सच कोई भी नहीं है। सो नो फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस नहीं है तो इसका क्या मतलब है, जिस वक्त करंट बढ़ना स्टार्ट करता है, सॉरी जिस वक्त वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होती है करंट की वैल्यू भी उसी तरह साथ साथ बढ़ रही है। जिस वक्त पीक वैल्यू आती है वोल्टेज की, उसी वक्त पीक वोल्टेज होगी करंट की। फिर जैसे ही डिक्रीज़ शुरू होता है वी में तो उसी के साथ साथ आई की वैल्यू में भी डिक्रीज़ आएगा और ये पूरा साइकिल जो होगा ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो कि इसकी हमारे पास ये जो हमने वेव फॉर्म बनाई है, इस वेव फॉर्म में आप यहाँ पे देखो V और I का ग्राफ दोनों ही ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। जिस टाइम वोल्टेज ज़ीरो है उस टाइम करंट की वैल्यू भी ज़ीरो है। जैसे ही वोल्टेज स्टार्ट हुई राइज़ करना, उसी के साथ साथ करंट की वैल्यू भी राइज़ कर रही है। अब वोल्टेज के मुकाबले में करंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है, इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा मैंने शो किया। तो ये बेसिकली सिंपल से डायग्राम है जो आपको ये बताता है कि देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन V एंड I। V और I का फेज़ डिफरेंस कोई नहीं है। तो अब हम देखते हैं फेज़र डायग्राम। अब ये फेज़र डायग्राम जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे की जितनी हम सर्किट एनालिसिस करेंगे उसमें इस फेज़र डायग्राम से मैं एक बहुत बड़ा काम लूँगा। अब इस फेज़र डायग्राम में आप देखो कि पहले मैंने ये लाइन लगाई, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वी नाट की जो वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त ओमेगा टी है वी नाट का एंगल, और आई नाट का जो एंगल है वो भी ओमेगा टी है। तो दोनों लाइंस, ये दो लाइन लगी हुई हैं, एक बॉल पेन की लाइन है और एक उसके ऊपर बोर्ड लाइन है। ये दोनों लाइन एक ही आ गई, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो सिंपली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर रेजिस्टेंस का डीसी में होता है मोर और लेस उसी तरह एसी में भी बिहेव करता है। लेकिन जब हम इंडक्टर की और कैपेसिटर की बात करते हैं तो उनमें एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या डिफरेंस आता है उसको हम देखते हैं आगे। अब एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। अब मेरे पास मैंने वो केस लेना है कि मेरे पास एक इंडक्टर है और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है किसी एसी सोर्स के साथ। तो इंडक्टर में से जब एसी करंट गुजरेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो उसमें स्टार्ट में जो मैंने एसी वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है एवी सोर्स। अब ये एवी सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो है आपके पास V इक्वल्स वी नाट साइन ओमेगा टी। ये वही कल वाली इक्वेशन जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट इन एन इंडक्टर। अब डेरिवेशन ऑफ करंट है कि अब हमने करंट को क्या करना है। करंट निकालने के लिए कि इंडक्टर में से करंट कितना गुजर रहा है, तो हमने इंडक्टेंस का मेन फार्मूला देखना है। इंडक्टेंस का जो फार्मूला था वो है V इक्वल्स माइनस एल डी आई बाई डी टी, जनरल फार्मूला फॉर इंडक्टेंस जो अप्लाइड है। अब इसके अंदर इंडक्टर में आपको पता है कि जैसे ही करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। कितनी बैक ईएमएफ होती है, उतनी ही होती है जितनी कि आपने इसको दी थी। तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब ये वो ईएमएफ देख रहा हूँ जो इंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही है। तो इंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली वो नेगेटिव साइन उड़ जाएगा, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगी एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एल डी आई बाई डी टी। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं इंडक्टर से गुजरने वाले करंट को फाइंड करूं। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 के नीचे वाली इक्वेशन, इसमें आप देखो तो करंट छुपा हुआ है डी आई की फॉर्म में। तो इस डी आई को मैं फाइंड करने के लिए डी आई बराबर हो जाएगा फी बाई एल टू डी टी। अब बेसिकली मैंने फाइंड करना है करंट, तो डी आई से आई बनाने के लिए मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट करते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आई आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखी v नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये v नॉट इट्स अ कांस्टेंट और l भी कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो मेरे पास इंटीग्रेशन बन गई साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी की। अब जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, तो वो मेरे पास आ जाएगी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एल कॉज ऑफ ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन में एंगल की दोबारा उसका नीचे डिवाइड हो जाएगा ओमेगा, एंगल के जो नीचे उसको डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो ये आएगी कि आई विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एल
cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब इसमें अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस टाइम होगी? मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम होगी जब आपके पास cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो। cos फंक्शन का जो पीरियड है वो है 1 से लेके और -1 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आएगी cos की वो है 1। cos की 1 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं। तो 1 से छोटी चीज़ जब मल्टीप्लाई होगी -v0/L से तो वो इसको मज़ीद छोटा कर देगी। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी करंट की उस टाइम जब cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ गई। अब cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो आई नॉट की वैल्यू मेरे पास आ रही है v डिवाइडेड बाई एल ओमेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा, cos ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। अब साइन फंक्शन आपको पता है कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब कि एंगल के अंदर जो अगर माइनस आए तो आप उसको बाहर ले सकते हैं। तो इसको करने के बाद मेरा एक और मसला भी हल हो जाएगा। ये जो मेन इक्वेशन ऊपर आ रही है आई की, ये वाली, इसमें आप देखो तो मेरे पास एक मसला मुझे नज़र आ रहा है -v0/L है। अब ये माइनस एक अनवांटेड टाइप की चीज़ है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा अगर मैं साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2 कर लूँ। तो इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आके जो उसका जो मेन नेगेटिव साइन है उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास जो आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। अब आई नॉट है इसमें मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने ऊपर देख ली, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एल ओमेगा। अब एल ओमेगा बेसिकली ये वो क्वांटिटी है जो रेजिस्टेंस में आती है, रेजिस्टेंस के मानी में आ रही है। अब ये एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसको अब हम नाम वगैरह देंगे आगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? अब बेसिकली हमने पढ़ा कि जब भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं किसी कंडक्टर पे, तो उसके अंदर जो चार्ज मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करने लगते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के अपने एटम्स जो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं उनके साथ कोलिजन होती है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बना हुआ है, क्योंकि कंडक्टर है तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर फैले हुए होंगे। तो करंट को जाने के लिए एक रेजिस्टेंस शो होती है, एक अपोजिशन शो होती है। बहुत सारी पार्टिकल्स दरमियान में रास्ते में मौजूद हैं जो टकरा रहे हैं और उसको आगे नहीं जाने देते। तो रेजिस्टेंस के अंदर वो वाली सिंपल एक अपोजिशन टू करंट है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स। लेकिन अब यहाँ पे इंडक्टर को देखो आप, इंडक्टर के अंदर जैसे जैसे करंट चेंज होता है, करंट बढ़ने लगता है, तो करंट बढ़ने के साथ साथ एक बैक ईएमएफ पैदा होता है। वो बैक ईएमएफ क्या करता है, वो उन करंट्स की मोशन को रोकता है। अब करंट को रोक तो रहा है लेकिन यहाँ वो कोलिजन की फॉर्म से नहीं रोक रहा, बल्कि बैक ईएमएफ जो पैदा हो रही है उसकी वजह से रोकता है। तो इस टाइप ऑफ जो आपके पास रेजिस्टेंस आता है, जो असल में किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस की वजह से है, उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो वो आपके पास जो आते हैं वो उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जी एल ओमेगा। सिंपली इस इक्वेशन को आप देख लो, आगे मैं मज़ीद भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये आप लोगों ने सिंपल फार्मूला पढ़ा है। तो अब यहाँ पे आप चेक करो तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई, अब नीचे आर वाला फैक्टर है, आर वाला फैक्टर डायमेंशनली इसको अगर आप देखो तो नीचे ओम होना चाहिए।
नीचे ओम होना चाहिए, तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। नाउ लेट्स गो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फेज़ का है। फेज़ डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि ये क्या आ गया। अब एक इक्वेशन मेरे पास आई थी करंट की, वो और दूसरी है वोल्टेज की। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है उसका मतलब आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब फेज़ को आप चेक करो, वोल्टेज की फेज़ है ओमेगा टी और करंट की फेज़ है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। पाई बाय टू के साइकिल से करंट पीछे है। इट शोज करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड पीछे रह जाता है वोल्टेज से बाय पाई बाय टू फेज डिफरेंस। या हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि V लीड्स I बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। दोनों की रेस है तो V आगे भागता जा रहा है, करंट उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन फेज डिफरेंस के साथ पाई बाय टू का। तो इसकी जब हम वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव डायग्राम में आप चेक करो, वोल्टेज सिंपल है। रेजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में जब भी आप वेव डायग्राम बनाओ तो वेव डायग्राम में पहले V की डायग्राम बना लो, क्योंकि V इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। V एक्ट्स एज अ मदर एंड करंट जो होता है वो उसका बच्चा है, उसके रिएक्शन के तौर पे वो आता है। काज एंड इफेक्ट, काज वोल्टेज है तो वोल्टेज का आप ग्राफ ड्रा कर लो। तो वोल्टेज स्टार्ट होती है ज़ीरो से, इट गोज़ ऑल द वे टू मैक्सिमम वैल्यू जो आती है पाई बाय टू पे, फिर कम होते होते पाई पे ज़ीरो हो जाएगी, फिर माइनस थ्री पाई बाय टू पे नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम चली जाएगी, और फिर टू पाई पे ज़ीरो हो जाएगी। अब ये ग्राफ बन गया वोल्टेज का। करंट का जो ग्राफ होगा वो पीछे रह रहा है पाई बाय टू एंगल। ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये उससे पाई बाय टू पीछे है, पाई बाय टू पीछे है, तो ये पाई बाय टू से करंट का ग्राफ स्टार्ट होगा। पाई बाय टू से स्टार्ट हुआ, पाई पे मैक्सिमम हुआ, थ्री पाई बाय टू पे फिर ज़ीरो हुआ, और फिर यहाँ आके टू पाई पे नेगेटिव मैक्सिमम। तो दोनों ग्राफ्स को अगर आप देखो तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो V लीड कर रहा है करंट को, या करंट लैग बिहाइंड है, पीछे रह रहा है वोल्टेज से। तो ये बन गया इसका वेव डायग्राम। अब वेव डायग्राम के बाद हमने देखना है कि फेज़र डायग्राम इसका। अब फेज़र डायग्राम एक बड़े मज़े की चीज़ है जी, सिंपल। अगर आप ये देखो फेज़र डायग्राम, हाँ ये नीचे वाले को देख लीजिए। अब पहले हम देखना है वी का सिंपली ओमेगा टी है, वही पहले भी आपसे कहा है। वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, काज है, किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं कर रहा। रेजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में फेज़र डायग्राम में ओमेगा टी पे वी को बना दो वी नॉट पे, तो वी नॉट ये आ गई। अब ये वी नॉट है तो आई क्या कर रहा है, आई इससे पीछे रह रहा है। कितना पीछे रह रहा है, पाई बाय टू। तो ये नेक्स्ट डायग्राम, इसमें आप देखो ये डॉटेड लाइन जो शो हो रही है, आई थिंक इसमें ज़्यादा इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है बेसिकली आपके पास V। अब V पे 90 का एंगल बना के, ये मैंने इधर गलती से माइनस पाई लिखा है, ये पाई नहीं, ये पाई बाय टू है। 90 का एंगल बना के ओमेगा टी माइनस पाई, तो इसको क्लियर कर लेना, ये यहाँ पे गलत है। तो ये बन रहा है आपके पास करंट का ग्राफ, ये फेजर डायग्राम है। करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन है वो ये डायग्राम आपको बताता है। अब थोड़ा सा वापस आते उस चीज़ पे, रेजिस्टेंस पे, कि अपोजिशन टू करंट आर ऑफ द इंडक्टर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब बेसिकली रेजिस्टेंस, ये जो इंडक्टर होते हैं ये बनते हैं तकरीबन प्योर कॉपर के, खालिस कॉपर लगाया जाता है ताकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, इतना कम हो कि ऑलमोस्ट उसको आप ज़ीरो ले सकते हो। लेकिन फिर भी आपने देखा यहाँ पे वो करंट को अपोज कर रहा है। अब जो वो करंट को अपोज कर रहा है वो क्यों अपोज कर रहा है,
वो अपोज कर रहा है, उसके अंदर पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होती है। वो बैक ईएमएफ है, वो जो स्टार्ट में हमने वो जो इक्वेशन पढ़ी थी v इक्वल्स माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन शो करते हैं कि वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, आप लोगों ने लेंजेस लॉ में भी पढ़ा हुआ है पिछले कोर्सेज में, कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट होती है तो जो करंट जा रहा है वो उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा, तो वो उसकी अपोजिशन आ गई। तो जैसे कि आर होता है v बाई आई, तो इसमें से अगर आई को आप देखो तो v बाई आर, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नॉट v नॉट डिवाइड बाई एल सी। अब ये एल सी का फैक्टर है, रेजिस्टेंस है v बाई आई, तो v बाई आई देखो तो वो यहाँ पे आ रहा है एल ओमेगा। एल ओमेगा डिसाइड्स हाउ मच द करंट। अब ये आपको ये बताता है कि करंट कितना होगा। अगर आप चेक करो तो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। इफ़ ओमेगा इंक्रीजेज आई डिक्रीजेज, इस इक्वेशन को आप देख लो, v नॉट बाई आई इज इक्वल टू एल ओमेगा। इसमें अगर ओमेगा ज़्यादा हो जाए, यानी कि AC आपने DC की ओमेगा ज़ीरो होती है, ओमेगा है चेंजिंग की फ्रीक्वेंसी, वो जो पोलैरिटी चेंज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। DC में ओमेगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ज़ीरो है। DC में अगर मैं ओमेगा की जगह लेट्स सपोज DC में दे दूँ, ओमेगा की जगह लगा लो ज़ीरो, ओमेगा अगर ज़ीरो हो गया तो आई कितना बन जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, इन्फिनिटी। तो ये हम आगे जो नेक्स्ट पेज है उस पर आप देख लो। अच्छा, इसको मैंने नाम दे दिया XL का, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस भी है, इंडक्टिव इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का भी नाम दे सकते हैं, जो आगे जाके मैं LRC सर्किट में इसको स्पेसिफिक नाम दूंगा इम्पीडेंस का। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो XL है is directly proportional to omega. Higher omega, higher opposition due to the high back EMF. ओमेगा ज़्यादा होगा तो उसको अपोजिशन भी ज़्यादा होगी। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा मैक्सिमम होगी व्हेन देयर इज AC। पहली बात की आपको बताया कि DC में ओमेगा ज़ीरो है, AC में चाहे वो 50 उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है, 100 है, 200 है, 1000 है, जितनी भी है वो AC में होगा। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई एल ओमेगा। वेरी स्मॉल करंट, अगर मेरे पास ओमेगा बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत कम होगा। तो करंट इज ब्लॉक्ड इन AC, AC करंट को ब्लॉक करेगा। ओमेगा बढ़ गया करंट कम हो जाएगा, ओमेगा ज़ीरो आ जाए, ओमेगा ज़ीरो है इस तरह DC में, तो I इज इक्वल टू V ओवर एल ओमेगा। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, I इज़ वेरी वेरी हाई। तो इसका ये मतलब हो गया कि इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक करेगा, DC को अलाउ करेगा, ओमेगा के फैक्टर की वजह से। ठीक है जी, चलें अब यहाँ पे इसको देखें क्या हो गया। ये 24 मिनट की होगी, काफ़ी लंबी है, इसको मैं इधर स्टॉप करता हूँ और दूसरा पार्ट जो वो साइड पे बनाते हैं।